राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ एक्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.5 जो कि हो गई थी 5वें सवाल तक। छठा सवाल आज करने वाले हैं जो कि है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या है? कोई एक धन पूर्णांक है, ठीक है, वर्ग उस पूर्णांक से ही पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। तो क्या पूछा? पूर्णांक ही पूछा। पूर्णांक बताओ क्या है। अब मैथ में जो सबसे पहले मतलब पूर्णांक पूछा था हम उसी को मान लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक को ही मान लो। माना पूर्णांक बराबर एक्स। ठीक, ठीक है। तो पूर्णांक का वर्ग कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उस पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक से के 9 गुने से 22 अधिक है। तो ठीक है, क्या कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक के 9 गुने से कितना अधिक है? अधिक का मतलब 22, कम का मतलब माइनस, मतलब अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। ठीक है, तो 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न अनुसार हमारा। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं मानक रूप में द्विघात समीकरण के। अब इन द्विघात समीकरण पढ़ना तो उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 9x, इधर आएंगे ये भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण है, इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें या विभक्ति कर से। ठीक है, अब क्या हमारा लास्ट में 22 है, इसमें गुणांक इसका कितना है? 1 है, 1 की गुणा 22 होगी तो 22 ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 22 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर घटाकर निशान है, घटा करके 9 आए। दो ही फैक्टर हुए हैं 22 के, एक 11 में दोहरा दो 9 बचेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, दो ही फैक्टर हुए तो 22 बराबर 0। एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 11x। अब ये बाहर माइनस हो तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा, अंदर के जो भी निशान होंगे बदल जाएंगे। 22 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो नंबर कोई भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो सिंगल एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? सिंगल एक्स बचेगा माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स का कुछ नहीं बचेगा, प्लस यहाँ नंबर 22 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। एचसीएफ निकाल के देख लेना, पहले ही सवालों में कराया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। एचसीएफ भी हमारा कॉमन होता है। ठीक है, अब एचसीएफ के बगल में जो गुणनखंड बचे होते हैं, जैसे 22 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 22 का गुणनखंड ही तो निकालेंगे, तो 2 गुणा 11। ठीक, 2 का एचसीएफ 2 गुणा 1। ठीक, तो अब जैसे ये हमारा एचसीएफ आ गया, तो यहाँ जो शेष लिखना होता है, जो बचा हुआ लिखना होता है, तो जो बचा हुआ है वो लिखना है। 2 के बराबर में कितना बचा है? एक्स बचा है। ठीक, और कितना बचा है? 1 बचा है, 1x बच गया। यहाँ भी कितना है? 1x है। ठीक है, तो या फिर एक्स 1 को लिखते ही नहीं हम। ठीक, गुणा में और भाग में 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक, अब माइनस हम 11 में से 22 वाले में से 2 कॉमन आया, बचा कितना? तो 11 बचा था 0। अब इन दोनों ये दोनों एक जैसे हैं, कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पे? x बचा, यहाँ क्या बचा? +2। ठीक है, बराबर 0। एक बार x माइनस 11 के बराबर में 0 ले लो, और एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0 ले लो। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर 11। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x बराबर -2। तो पूर्णांक कैसा था हमारा? धन पूर्णांक था, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। ये कैसा होगा? आंसर गलत होगा, तो सही आंसर कौन सा होगा? जो पॉजिटिव होगा। तो एक्स बराबर पूर्णांक हमने एक्स माना था, तो पूर्णांक कितना आ गया? 11 आ गया। ये वाला लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में है। ठीक, अगला सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्या अलग अलग मान लेंगे, x प्लस बाई। ठीक, और उनका गुणनफल x गुणा बाई बराबर 182 हो जाएगा। x प्लस बाई बराबर 27 से x से बाई का किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, उसको गुणनफल वाली समीकरण में रखेंगे और क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बना के उसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
अगला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत हैं तो पहला एक संख्या कैसी, मतलब धनात्मक पूर्णांक है तो पहला x, दूसरा x+1। ठीक है, क्रमागत है इसीलिए उसके तुरंत बाद वाला लेंगे। ठीक है ना, x+1 दोनों के क्या लिखा है, दो क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करेंगे और उनका योग कितना हो जाएगा, मतलब जैसे कि दोनों का वर्ग कैसे करेंगे, पहला धन पूर्णांक हमने x माना था तो x का वर्ग, ठीक, दूसरा x+1 माना था तो x+1 का वर्ग। ठीक है, करेंगे इनका दोनों को जो भी आएगा, मतलब दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे, x+1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना दिया, 365 दिया है। ठीक है, यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बनाने के बाद में सॉल्व करके निकाल लेना। ये कौन सा था, 8वां सवाल था। ठीक है, क्रमागत संख्या पूछिए, दोनों संख्या पूछिए तो हम दोनों को, मतलब एक मान लिया हमने, छोटी वाली मान ली, क्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि कि दोनों क्रमागत संख्याओं का, दोनों पूर्णों को वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग मिला के जोड़ के कितना, 365 है। ठीक है, तो हमने पहले इसका वर्ग किया x², इसका x+1 का होल स्क्वायर, दोनों के जोड़ के 365। ठीक, तो ये कैसा 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल, ये थोड़ा लंबा क्या है, एक कुटीर उद्योग में, ये बाद में बताऊंगा। 8वां 9वां सवाल मैंने समझा दिया। ठीक है, 10वां सवाल, 9वां सवाल नहीं समझा। 9वां सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल पहले थोड़ा समझ लें, उसके बाद 10वां सवाल करेंगे हम। 9वां सवाल समझेंगे। 9वां सवाल क्या है कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, आधार से 7 अधिक है और कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, तो ये दो भुजा बतानी है, ये वाली भुजा बतानी है कितनी है, ये वाली भुजा बतानी है कितनी है। ठीक है, तो छोटी भुजा मतलब क्या दिया है कि लंबाई जो है, ऊंचाई जो है वो आधार से ज्यादा है, तो छोटी वाली भुजा को मानते हैं सबसे पहले आधार, तो माना आधार, क्या करेंगे, माना छोटी भुजा क्या हो रही है हमारी, सबसे छोटी भुजा क्या हो रही है इसमें, आधार, क्योंकि जो ऊंचाई दी है वो भी अधिक है और कर्ण तो इन दोनों भुजाओं से अधिक होता ही है। ठीक है, माना आधार बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी दी है, आधार से 7 अधिक दी है तो x+7, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अब क्या दिया है, तो हमें कर्ण दिया 13 और क्या पूछा, दोनों भुजा पूछी, तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, 9th क्लास में पढ़ी हो तो, थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंबाई कितनी है, x+7 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आगे क्या करना हमें, इसका स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, इसका स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, इसका x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, मतलब a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, और 2ab, 2 × 7 14x। ठीक, इससे क्या बना लेंगे हम, ये सारी संख्याएं या फिर इसे इधर ले जाएंगे। ठीक है, या इन सारी संख्याओं को इधर लेके आएंगे, क्या कर लेंगे, इससे हम वो बना लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या आ रही है हमारी, x की 2 आ रही है, यहाँ पे x 2x हो जाएगा, ये 169 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम घात वाले जुड़ जाते हैं, प्लस 49 प्लस 14x। ठीक है, ये वाला 49 इसमें माइनस हो जाएगा, 110 बचेगा, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 14x स्क्वायर आ जाएगा, 110 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो पलट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर जीरो के बराबर से ले लो या इसके बराबर जीरो ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 110 हो जाएगा, 100 2x की 110 से गुणा करने, 2 की 110 से गुणा करके 220 होगा, 220 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटा करके कितना, जब इधर आके माइनस का होगा तो घटा करके कितना आ जाए, 14 आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 9वां सवाल। जो x की वैल्यू आएगी वो आधार होगी। ठीक है, और x की वैल्यू में करना, कोई भी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो भी होती है ना, पॉजिटिव होती है, जो निगेटिव वाला माना है उसे निगलेक्ट कर देना, और जो पॉजिटिव वाला माना जाए वो x का मान होगा। ठीक है, x का मान ऊंचाई रखने पर, मतलब उसमें x के मान में 7 जोड़ दोगे तो वो ऊंचाई निकल आएगी, तो ये दोनों भुजा निकल आएंगे, यही पूछी थी। 10वां सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, एक विशेष दिन क्या होता है कि एक दिन देखा जाता है कि वह कुटीर उद्योग में जो मतलब बर्तन बनना है, उसमें जो एक नग की कीमत है, मतलब नग बनना है, जैसे मान लो नग बनना है। ठीक है, उसमें एक नग की कीमत जो है बाकी दिनों से कितना की
बाकी दोनों से दो गुणों बाकी दोनों की जो नक की कीमत है उससे 3 गुने 2 गुने से 3 अधिक आ रही है, ठीक है? ऐसा है, ठीक? तो उसमें क्या पूछा गया उस दिन कि कितने बर्तन बने वो संख्या बताइए और प्रत्येक नक्की की कीमत कितनी थी वो बताइए और उस दिन की लागत जो बता रहा है 90 रुपीज़ बता रहा है, ठीक है? तो माना उस दिन या बनने वाले बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन बनने निर्मित बर्तनों की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है? बनने वाले नहीं लिखते। ये सवाल बड़ा था इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, ठीक है? बराबर एक्स मान लिया हमने, ठीक? और उस दिन का कितना मतलब एक नग की कीमत कितनी अधिक जा रही है? इससे कितना अधिक जा रही है कि मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या से कितनी अधिक जा रही है? 3 गुना अधिक, 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है? कितना? 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक? 2 गुने से 3 अधिक है मतलब नग की कीमत ठीक है और कुल लागत कितनी है? मतलब अगर इस लागत में मतलब एक की लागत ये है तो एक्स संख्याओं की लागत कितनी है मतलब एक्स बर्तनों की लागत कितनी है 90 रुपीज़ है, ठीक है? तो अगर किसी चीज़ की मान लो अगर मेरे पास मैंने 2 पेन खरीदे, ठीक है? एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक? तो मैं दोनों पेन की कीमत कैसे निकालूंगा? 2 की 5 से गुणा करके, ठीक है? या फिर मतलब मैंने 3 पेन खरीदे तो 3 की कीमत कैसे निकालूंगा? 3 की 2 से गुणा करके निकालूंगा, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका प्रश्न अनुसार जो कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि मतलब एक नग की कीमत इतनी है उस दिन और इतने नग बनना है और इन इतने नगों की कीमत इतनी है, ठीक है? एक नग की कीमत ये है और एक्स नगों की कीमत इतनी है, तो ठीक? कैसे निकाल प्रश्न ये कर रहा है, ठीक है? तो किस हिसाब से जैसे कि एक्स है और इसकी एक की कीमत इतनी है, ठीक? कुल कीमत इतनी है, ठीक है? तो मतलब एक्स की एक की से गुणा करेंगे तो एक्स बर्तन हमारे, ठीक है? एक मतलब 6 बर्तन अगर मान लो 7-8 बर्तन हमारे 7-8 बर्तन 8 मान लो 8 बर्तन हमारे, ठीक है? 8 बर्तन है तो उसकी हमें कुल कीमत दी है, ठीक है? अब निकालना है कि एक बर्तन कैसा है तो 8 से इसे डिवाइड कर देंगे तभी तो आएगा, लेकिन अभी हम मतलब डिवाइड कर देंगे तब एक कीमत निकल आएगी तो हमें हमारे पास पहले एक कीमत दी गई है, हमें बर्तन मतलब निकालने हैं कितने हैं तो इन दोनों की गुणा करके इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, जैसे कि अब 8 बर्तन है, ठीक है? हमारे पास एक की कीमत मान लो हमें 6 दे रखी है तो कुल कीमत ऐसे तो निकल जाएगी दोनों की गुणा करके, इस हिसाब से हमने एक की कीमत और जितनी संख्या है उनकी गुणा कर ली तो कुल कीमत हमारे पास ये दे रखी है, ठीक? अब इसका आगे सॉल्व करते हैं एक्स की 2x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है? अब 2x² प्लस 3x ये 90 इधर आ जाके माइनस हो जाएगा बराबर 0, ठीक है? इसका हम क्या करेंगे विभक्ति कर से या फिर गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180 180 होगा, ठीक है? 180 का ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके या माइनस के साथ तो माइनस करके कितना आ जाए 3 आ जाए, ये 180 के फैक्टर करेंगे ऐसे, ठीक है? जो आंसर आएगा उसमें माइनस वाला हमें छोड़ देना है, जो प्लस वाला पॉजिटिव वाला, क्योंकि किसी भी चीज की संख्या या मूल्य माइनस में नहीं होता है, ठीक है? एक से तो अधिक ही होता है किसी का मूल्य, ठीक है? तो माइनस में नहीं होता, माइनस वाला हम निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। पॉजिटिव वाला जो मतलब आएगी कीमत जो आएगी एक्स जो आएगा हमारा क्या आएगा, किसी चीज की संख्या माइनस में थोड़ी जाएगी कि मतलब एक ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो एक भी ना बने, चाहे भले आधा बने कितने बने कुछ तो बनेगा, ठीक है? या नहीं भी बनेगा तो माइनस में नहीं जाएगा, जीरो रहेगा, ठीक? तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी एक्स क्या माना था हमने, निर्मित बर्तनों की संख्या मानी थी, तो एक्स निकल के निर्मित बर्तनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है? अब हमें एक नक्की कीमत निकालनी है तो एक एक बर्तन की कीमत निकालनी है तो उससे 6 मतलब जो भी आएगा एक्स से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो एक नक्की कीमत आ जाएगी निकल के। आंसर इसका आएगा बर्तनों की संख्या कितनी आएगी 6 आएगी और कुल लागत कितनी मतलब एक बर्तन पर लागत कितनी आएगी 15 रुपये आएगी। आज के लिए इतना ही, मैं फिलहाल मैं इस वीडियो के साथ साथ एक्सरसाइज पूरी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो उसमें क्या करना देख लेना कि कौन कौन से सवाल आपसे हो रहे हैं, जो नहीं हो रहा है जो हो रहा है वो कर लेना, नहीं हो रहा है तो बाकी आगे समझा ही दूंगा। 11 22 24 23 23 सवाल हैं, 10 हो गए, 13 सवाल बचे हैं। 13 में से 11वां सवाल क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम वाले पहले ही बता दिए, तो ये मतलब पहले दूसरे वाले की तरह होगा, ठीक है? 12 से बचे 23 तक 12 सवाल बचे हैं, वो मैं आगे बढ़ा दूंगा, अगली वीडियो पूरा कवर कर दूंगा।